हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद जसरा क्लासेस। एलटी ग्रेड की जो प्रिपरेशन सीरीज हमारी चल रही है उसमें हम कितना ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जॉन कीट्स द्वारा लिखी गई पोएम, एक ओड है। ओड की मैंने आपको बताई हुई है, एक अलग से वीडियो डाली हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो देख लीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। और टू द ग्रेशियन आर्ट आज हमारा टॉपिक होगा, तो अब देर ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। इसकी जो टेक्स्ट है उसे जानने से पहले हम इसकी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पर पढ़ लेते हैं कि ठीक है, कि उसके बारे में सामान्य से जानकारी ले होनी भी हमें ज़रूरी है। ओटुआ ग्रेशियन एंड कीट्स के द्वारा लिखी गई एक ओड है जो उन्होंने 1819 में लिखी थी, और जो इसकी इंस्पिरेशन थी वो इन्हें लॉर्ड होलैंड दोस्त से मिली थी। लॉर्ड होलैंड जो म्यूजियम है उसमें एक मार्बल आर्न रखा हुआ था। आर्न होता है कलश, ठीक है। कलश का आपको पता ही होगा, जैसे कि आप देखते होंगे हमारे इंडिया में कलश होते हैं बहुत तरह के। तो उन्हीं तरह में से ये एक कलश है जिसमें अस्थियाँ रखी जाती है। किसी व्यक्ति के संस्कार के बाद में, अंतिम संस्कार के बाद में, उसकी जो आर्न होती, आर्न में जो उसकी रखी जाती है, राख रख दी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसी तरह का होता है। उसके बाद में क्या होगा, बट इट इज़ ऑल्सो सर्टेन दैट किड्स ऑल्सो थिंक्स ऑफ ग्रीक स्कल्पचर इन जनरल। अब वो कहते हैं कि इसका मत एक सीधा संबंध इस बात से भी है कि जब वो इस आर्न को देखते हैं किड्स, तो वो उस समय के बारे में सोच रहे होते हैं, ग्रीक समय के बारे में, स्कल्पचर के बारे में सोच रहे थे। वो कहते हैं, किड्स कहते हैं इसमें कि जो आर्न है, जो एक कलश है, उसने जो शांति है वो इतना शांत दिखाई दे रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उसने इससे विवाह कर लिया हो, ठीक है। वो शांति के साथ में इतना ज़्यादा प्रिय लग रहा है उन्हें कि वो कहते हैं कि इसने तो जो है ये एक तरह से कुंवारी दुल्हन है उसकी, जिसने शांति से विवाह कर लिया है आर्न ने। द आर्न टेल्स द स्टोरी ऑफ ग्रीक लाइफ। अब देखिए, जो कला होती है, किसी भी समय की जो कला होती है वो उस समय का आईना होती है। अब किसी भी अगर कोई पिक्चर देखोगे, किसी भी जो स्टेज रही है हमारी, पास्ट से लगाकर अब फ्यूचर तक की, जो प्रेजेंट है हमारा, उस तक की जितनी पिक्चर्स आप देखेंगे तो आपको बता देंगे उन्हें देखकर कि ये उस समय से बिलोंग करती है। उसी तरह से जो आर्न है, ये भी जो पास्ट है ग्रीक का, उस स्कल्पचर से, उस समय से संबंधित है। तो ये कह रहा है कि ये एक तरह से उसका आईना है, क्योंकि वो उस पर गुदा हुआ है, तो ये उसे देख रहा है कि जो उस पर पेंट हो रहा है उसे पता चल रहा है कि ये किस समय से संबंधित है। वो कहते हैं द पोइट विशेस टू नो दीज पिक्चर्स। अब जो वो उसमें पिक्चर्स देखते हैं, अब वो चाहते हैं, किड्स चाहते हैं कि वो उन्हें जाने पिक्चर्स में कि ये क्या है, किस बारे में है। अब वो कहते हैं द पोइट आस्क द कार्व्ड म्यूजिशियन टू कंटिन्यू देयर म्यूजिक एंड फिल हिज सोल विद साइलेंट मेलोडी। अब साइलेंट मेलोडी की बात की उन्होंने, क्योंकि देखिए जो इसमें एक पिक्चर है जिसमें एक लवर है, वो पाइप बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है। तो वो कहता है कि तुम जो है अपनी बांसुरी बजाते रहो, क्योंकि ये मेरे शरीर से नहीं, मेरे कानों से नहीं, मेरी आत्मा से संबंधित मेलोडी है, लय है, ठीक है। तो इस तरह की बातें वे करते हैं। वो एक इसमें उसकी बिलव्ड की इमेज दिखाई गई है, जो अपने मतलब जो लवर है उसके काफ़ी करीब है। तो वो लवर से कहता है कि तुम्हारी जो बिलव्ड है वो कभी अपनी जो सौंदर्य नहीं खोएगी, और वो उसको किस करना चाहता है। तो वो कहता है कि तुम अपने गोल के बेहद करीब हो, लेकिन तुम उसे छू नहीं पाओगे, क्योंकि वो क्या है, तुम पेंट हुए हो। अब वो ये भी कहता है कि जो लवर है उससे कहता है कि तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या बात है, ये जो तुम्हारी बिलव्ड है वो कभी हमेशा ऐसे ही फेयर और यंग रहेगी, और तुम्हारा जो प्यार है वो भी ऐसे ही रहेगा, वो भी कभी बदलेगा नहीं। उसके बाद में एक और इमेज, 3 इमेज का इसमें इस्तेमाल किया गया है। जो थर्ड इमेज होती है वो एक heifer की होती है, एक बछिया की होती है, जिसे बलि के लिए ले जा रहा होता है। और वो एक डेसोलेट प्लेस पर होती है, एक वीरान एकांत जगह पर होती है, जहाँ पर वो बलि दी जा रही है। और सबसे लास्ट में वो अपना एक मैसेज देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि देखिए, जो सौंदर्य है वही सत्य है, और जो सत्य है वही सौंदर्य है। आपने सुना भी होगा, एक प्रोवर्ब भी है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो इस तरह की एक तरह से इसमें लाइन को यूज़ किया गया है। ये कहते हैं कि इसी को, यही वो बात है जिसे सारी दुनिया को जानना चाहिए और जानना होगा ये इस दुनिया को। ये इस तरह की जो है इसमें बात करते हैं। तो अब देर ना करते अपनी टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये जो टेक्स्ट है इसमें जो किड्स है वो कहते हैं, आर्न से एक तरह से आर्न के बारे में बता रहे हैं। तो जो दाऊ वर्ड है वो आर्न के लिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है। तो उन्होंने कहा है, दाऊ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। वो कहते हैं कि तुम क्या हो। वो कहते हैं कि जो क्वाइटनेस है, जो यहाँ एकांत है, एकांत शांति है, तुम उसकी अनरेविस्ड ब्राइड हो। अनरेविस्ड होता है एक कुंवारी, जिसे एक कुंवारी दुल्हन जिसे अब तक छुआ ना गया हो, ठीक है। द फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। अब ये कहता है कि तुम एक, या फिर तुम दत्तक पुत्र हो, गोद ली हुई संतान हो, किसकी, साइलेंस की और स्लो टाइम की। क्योंकि साइलेंस, जो इस आन पर साइलेंस दिखाई दे रहा है, जो स्लो टाइम इसलिए कहा गया क्योंकि वो समय वहाँ रुक गया है,
ठीक है दोस्तों, वो समय वहाँ रुक गया है, उस आर्न पर जो वो पेंटिंग है वो रुक गई है, वो ना तो आगे बढ़ रही है ना पीछे हट रही है, वो वहीं के वहीं एक तरह से रुक चुकी है, क्योंकि पेंटिंग है वो बदलेगी तो नहीं ना। इस तरह से इसमें दिखाया गया है। अब कहा गया है सिल्वन हिस्टेरियन हु कान दस एक्सप्रेस अ फ्लॉवरी टेल मोर स्वीटली देन अवर राइम। अब वो कहते हैं जो अवर राइम है, अवर राइम मीन्स है जो पोएट्री है उससे है, ठीक है। तो कहते हैं कि जो सेल्वन हिस्टोरियन होते हैं, देखिए जो गांव में घूमते रहते हैं ना, घुमंतु रैन बसेरे से होते हैं, एक तरह से घुमंतु लोग होते हैं, वो भी जो हिस्टोरियन होते हैं वहाँ की जो हिस्ट्री बयान करते हैं वो भी इतने अच्छे तरह से वहाँ की हिस्ट्री बयान नहीं कर पाएगी जितने कि ये फूल के बारे में इतनी स्वीटली हमारी राइम बता देगी, ठीक है। तो देखिए जो कविताएं होती है वो एक फूल के बारे में कह रहे हैं कि जो फ्लोव रिटेल की इतनी प्यारी कविता को सिर्फ हमारी इतनी प्यारी जो ये कहानी है, जो आर्न है उसकी कहानी, जो उसके फूलों की खुशबू है वो सिर्फ हमारी राइम में बता सकती है, हमारी कविता ही बता सकती है। वॉट लीव फिंगर्ड लेजेंड हॉन्ट अबाउट द शेप ऑफ डाइटीज ऑफ मोर्टल और ऑफ बॉथ इन टेम्पी और डेल्स ऑफ आर्केडी। वो ये कहते हैं कि जो ली फिंगर्ड लेजेंड है वो कौन है जो तुम्हारी इस शेप को आकार दे रहे हैं इस तरह से, मतलब ये तुम क्या हो, क्या तुम जो तुम्हारे जो इस पेंटिंग पर है गुदा हुआ है, ये तुम्हारी पेंटिंग जो बनी हुई है आर्न पर, वो किसकी है, वो डेटीज की है क्या, वो देवताओं की है, और मोर्टल्स क्या वो नश्वर लोगों की है, और वो बोथ क्या वो दोनों की ही है। अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि जो तुम्हारे जो आर्न है उसे कह रहे हैं कि जो ये आर्न है उस पर जो ये पेंटिंग बनी हुई है ये किसकी है, देवताओं की है या आदमियों की है, या नश्वर लोगों की है, या फिर दोनों की है। और वो कहता है ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये टेम्पे से बिलोंग करता है या डर्ल्स ऑफ आर्केडी से। इन चीज़ों को भी वो बता नहीं पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि कहीं ये टेम्पे से बिलोंग करते हो या डेल्स ऑफ आर्केडी के हो, ठीक है। ऑफ मैन ऑफ गॉड आर दीज, वो कहते हैं व्हाट मैन और गॉड आर दीज। अब वो कहते हैं कि ये कैसे आदमी और औरत हैं, व्हाट मेडन लोथ, और ये कैसी औरतें हैं। अब वो कहते हैं व्हाट मेड अनस्लॉथ, और ये कैसी औरतें हैं, व्हाट मेड परस्यूट। अब देखिए एक इमेज है जिसमें एक औरत आगे जा रही है, उसके कुछ लोग उसके पीछे जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं कि ये किस तरह की औरतें हैं जो आगे जा रही है, और वो कौन पागलों की तरह इसका पीछा कर रहे हैं, व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, और ये कौन बचने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट पाइप एंड ट्रम्बल्स। अब वो कहते हैं ये कैसी बांसुरी है और ये कैसे नगाड़ों की आवाज़ है, व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, और वो कहता है ये कैसा उत्साह है, कैसा जंगली उत्साह है एक तरह से। मतलब जो पेंटिंग है उसके बारे में इन्होंने अपना इमेजिन किया हुआ है केट्स ने। तो एक जो औरत है वो आगे जा रही है और कुछ और आदमी उनके पीछे जा रहे हैं, और उनके हाथ में बांसुरी है और ढोल है। तो वो कहते हैं कि ये किस बारे में गा रहे हैं, या फिर किस बारे में ये जो है अब उनका प्रसंग चल रहा है। वो कहते हैं कि ये कैसी जंगली उत्साह है। अब वो कोई जैसे कि कोई त्योहार मनाते हैं, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी त्योहार की इमेज हो यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ये इसका फर्स्ट पैराग्राफ था। उसके बाद में होती है हियर्ड मेलोडीज आर स्वीट्स। वो कहते हैं कि जो मेलोडीज जो गीत हम सुनते हैं वो स्वीट होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, बट दोज अनहियर्ड, लेकिन जो गीत हम नहीं सुन पाते आर स्वीटर, वो उससे भी अच्छे, वो उससे भी ज़्यादा मधुर होते हैं। देयर फॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। अब वो कहता है जो प्लेयर है जो गा रहा है, पाइप्स बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, वो कहता है कि तुम अपनी जो सॉफ्ट बांसुरी है उसे बजाते रहो, नोट टू द सेंसुअल ईयर। मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरे जो सेंसुअल ईयर है, मेरे जो सेंसुअल कान है, तुम उसके लिए इसे बजाओ, बट मोर एंड डियर्ड पाइप्स टू द स्पिरिटिटीज ऑफ नोट ऑन, क्योंकि बल्कि तुम उस चीज़ के लिए बजाओ, मेरी आत्मा के लिए बजाओ, क्योंकि तो ये तुम्हारी जो पाइप है, भले ही जो तुम्हारी बांसुरी है ये मैं ना सुन पा रहा हूँ, लेकिन जो मेरी आत्मा है ये उसे बहुत ज़्यादा टोन दे रही है, ये उसे एक लय दे रही है, उसे शांति प्रदान कर रही है। अब ये जो नेक्स्ट पिक्चर है वो नेक्स्ट पिक्चर होती है एक यूथ और उसकी बिलव्ड के लिए, ठीक है। तो वो कहते हैं फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज thou canst not leave thy song nor ever can those trees be buried। अब वो कहते हैं फेयर यूथ की जो लड़के से कहते हैं कि जो जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हुए हो वो कभी अपनी जो पत्तियां हैं उन्हें नहीं छोड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो जो पेंट की हुई पत्तियां हैं वो कभी नहीं झड़ेगी। दाई सॉन्ग, वो जो तुम्हारा सॉन्ग है वो हमेशा यहाँ बरकरार रहेगा। जो ये पेड़ है वो कभी अपने मतलब पत्तियों को नहीं खोने वाले, वो कभी भी पतझड़ का है जो सामना नहीं करेंगे। बोल्ड लवर नेवर नेवर कांट्स दाउ किस। अब वो कहते हैं कि बोल्ड लवर, वो जो लवर है वो अपने बिलव्ड के काफ़ी करीब है, तो वो कहते हैं कि तुम अपने जो बिलव्ड है उसको कभी प्रेम नहीं कर पाओगे। द विनिंग नियर द गोल यट,
और तुम हालांकि तुम जो अपना गोल है उसके करीब जाने का वो काफ़ी पास है, ठीक है, तुम उसे जीतने के करीब हो, परंतु उसे तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें पेंट किया हुआ है। वो कहते हैं कि क्योंकि उसको पेंट किया हुआ है तो वो ये सब नहीं कर पाएंगे। डू नॉट ग्रीव। फिर भी वो उससे लवर से कहते हैं कि तुम परेशान मत हो। सी कैन नॉट फेड। सी कैन नॉट फेयर मतलब वो हमेशा जवान रहेगी, यंग रहेगी, और वो हमेशा फेयर रहेगी। दाउ दो दाउ हैस्ट नॉट दाई ब्लिस। और वो कहते हैं कि जो मतलब तुम ये आशीर्वाद कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे, तुम उसे उसे ये कभी नहीं पा सकोगे। फॉर एवर विल्ड दाउ लव। फिर भी तुम्हारा जो प्रेम प्रेम है वो हमेशा ऐसे ही बरकरार रहेगा। एंड शी बी फेयर। और वो भी ऐसे ही जवान बनी रहेगी। इस तरह से उन्होंने कहा कि वो मतलब जवान से फेयर से मतलब है कि वो कभी उसे धोखा नहीं देगी, और वो जैसी खूबसूरत आज दिख रही है वो ऐसी ही दिखती रहेगी। तो तुम्हें जो है अब क्या नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, नेक्स्ट जो टेक्स्ट का पैराग्राफ है उसमें वो कहते हैं, देखिए 2 पैराग्राफ हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये 3rd पैराग्राफ है। 5 पैराग्राफ की ये है जो आपकी ओड है वो 5 पैराग्राफ्स में है, ठीक है। वो कहते हैं हैप्पी हैप्पी बफ्स। अब वो क्या देखते हैं, वो पेड़ को देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि कितने प्यारे बफ्स है, कितनी प्यारी शाखाएं हैं। दैट कैन नॉट शेड। अब वो क्या कहते हैं कि दैट कैन नॉट शेड योर लीव। अब वो अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराएगी। नोट एवर बिड द स्प्रिंग एड्यू। एड्यू मीन्स होता है किसी चीज़ को विदाई देना, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो कभी भी जो स्प्रिंग है, बसंत ऋतु है, वो उसे कभी अलविदा नहीं कहेगी। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट। और मेलोडिस्ट कह रहा है जो पाइप बजा रहा है, जो बांसुरी बजा रहा है, उसको उसने कहा है कि हैप्पी मेलोडिस्ट अनवियर्ड। तो क्या है, तुम कभी थकोगे नहीं। अनवियर्ड तुम बिना थके रहोगे। वो बजाए जाओगे बजाओ जाओगे लेकिन फिर भी तुम क्या है, बिना थके लगोगे, हमेशा फ्रेश लगोगे। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू। वो कहते हैं कि तुम हमेशा पाइपिंग बजाते रहोगे, बांसुरी बजाते रहोगे, और जो तुम्हारी बांसुरी का संगीत है वो फॉर एवर न्यू, हमेशा न्यू रहेगा, हमेशा नया लगेगा, वो कभी भी पुराना नहीं होगा। देखिए कोई गीत आता है तो कुछ समय के लिए वो चलता है, लेकिन उसके बाद में क्या होगा, वो धुंधला पड़ जाता है, लोग उसे भूल जाते हैं। बहुत कम जो गीत होते हैं वो लोगों की जुबान पर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पाइप बजा रहा है, जो मेडलिस्ट है, ठीक है, वो उसका क्या होगा, जो संगीतकार का संगीत है, गीत है, वो हमेशा ऐसा ही नया बना रहेगा, वो कभी पुराना नहीं होगा। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव, ठीक है। वो कहते हैं कि तुम्हारा कितना प्यारा प्रेम है, कितना खुशनुमा प्रेम है। फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी एन्जॉयड। ये हमेशा ऐसे ही गर्म रहेगा, और क्या है, मतलब हमेशा ऐसे ही एन्जॉय किया जाएगा। वो कहते हैं कि ये जो लवर है, बिलव्ड है, वो प्रेम कर रहे हैं एक दूसरे को। वो कहते हैं कि उनका जो प्रेम है वो उसकी गर्मजोशी ऐसे ही बनी रहेगी, और वो जो है इसी तरह से सबको आनंदित करता रहेगा। वो एक दूसरे से जो है आनंद की अनुभूति लेते रहेंगे। फॉर एवर फेंटिंग। और क्या है, वो हमेशा ऐसे ही हाँफते रहेंगे। फॉर एवर यंग। और वो ऐसे ही जवान बने रहेंगे। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमंस पेशेंस फॉर एवर। वो कहते हैं कि जितने भी ब्रीदिंग ह्यूमंस है उनका जो पेशन है वो ऐसे ही बना रहेगा। दैट लीव्स अ हार्ट हाई सोरोफुल एंड क्लॉड, अ बर्निंग फॉरहेड, अ पार्चिंग टंग। और वो कहते हैं जो मतलब जो हाई हर्ट होते हैं, ठीक है, हर्ट हाई सोरोफुल, मतलब एक दिल को तोड़ देने वाली बात भी होगी, क्योंकि वो इतने एक दूसरे करीब है, और क्या है, थोड़ा सा उसे दुख भी होगा कि वो जो है अपनी बिलव्ड को जो है प्रेम नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसके माथा ऐसे ही तपा रहेगा, और ऐसे ही जो उसकी जवान है वो पर्च कर रहेगी, मतलब एक तरह से सूख जाएगी उसकी जवान, उसका माथा ऐसे ही तपता रहेगा। इस तरह इस बारे में कहा है उन्होंने, एक तरह से प्रेम की अनुभूति के बारे में बताया हुआ है जब वो लवर अपने बिलव्ड के पास होता है। उसके बाद में क्या होता है, उसमें एक जो 3rd इमेज है वो हमें दिखाई गई है। उस 3rd इमेज में क्या है, एक हेफर है, एक बछिया है, जिसको पहाड़ी की तरफ ले जाया जा रहा है। उसको गार्लैंड्स पराई गई है। उसमें जो उसको गार्लैंड्स पराई गई है, उसको सिलिकन जो हेयर है उन वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है कि वो सिलिकन हेयर ने वो ढक लिया गया है गार्लैंड्स द्वारा। उसे आसमान की तरफ ले जाया जा रहा है। आसमान की तरफ से मेरा तात्पर्य है कि पहाड़ी की ओर ले जाया जा रहा है। और वहाँ पर जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा एकांत दिख रहा है, बहुत ज़्यादा सोरोफुल दिख रहा है, मोurnफुल दिख रहा है। तो जो राइटर है वो परेशान है कि ये जो बलि है जहाँ पर दिया जा रहा है वो बहुत वीरान हो चुका है इस जगह, और यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा अब उस कहानी को बताने के लिए कि यहाँ ये बलि क्यों दी जा रही है, और यहाँ ऐसा क्या हुआ कि ये जो पुजारी है वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है उसकी डिस्कस कर लेते हैं।
हु आर दीज कमिंग टू सेक्रीफाइस, वो कहते हैं, किड्स कहते हैं कि हु आर दीज कमिंग टू सेक्रीफाइस, ये कौन है जो बलि के लिए ले जाया जा रहा है, टू व्हाट ग्रीन एल्डर, और ये कैसी हरी वेदी है। हरी वेदी देखिए गांव का सीन है, तो जो जगह है, जो घास उगी हुई है, जो एल्टर है, एल्टर होता है जहाँ पर बलि दी जाती है, वो जो वेदी होती है उसे अल्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हरी, एक तरह से हरी दिखाई दे रही है क्योंकि उस पर काई जम चुकी है। ओ मिस्टीरियस प्रिस्ट, अब प्रिस्ट से कहते हैं कि ओ मिस्टीरियस प्रिस्ट, अरे रहस्यमयी जो पुजारी हो, पुजारी से कहते हैं लीडस्ट दाउ दैट हैव फॉर होलोविंग एट द स्काई, वो कहते हैं इसे लीडस्ट दाउ, कि तुम इसे हैफर को ऊपर आसमान की तरफ ले चलो, यानी पहाड़ी के ऊपर ले चलो। एंड ऑल हर सिलिकन फ्लैंक्स विद गार्लैंड ड्रेस्ड, और ये क्यों तुमने उसके जो सिलिकन फ्लैंक्स हैं, जो उसके शरीर है उसे तुमने गार्लैंड से ढका हुआ है। व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर, उसने कहा है कि ये जो लिटिल टाउन है वो या तो किसी नदी के किनारे है या किसी एक तरह समुद्र के किनारे है, और माउंटेन बेल्ट विद पीसफुल सिटाडेल, वो कह रहे हैं कि ये जो जगह है वीरान पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है यहाँ, ये किसी माउंटेन के किनारे बनी है क्या। अब वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो माउंटेन है या फिर वो पहाड़ी है। इस एम्प्टीड ऑफ दिस फॉग, वो कहते हैं कि यहाँ पर तो लोग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये तो लोगों से बिल्कुल वीरान हो चुकी है। दिस पायस मॉन, और ये तो जो एक तरह से मौन है, एक तरह से वो परेशान है इन चीज़ों को देखकर। अगली लाइन में वे कहते हैं एंड लिटिल टाउन, और वो कहते हैं एक छोटा से कस्बा, द स्ट्रीट्स आर एवर मोर विल बी साइलेंट, और तुम्हारी जो स्ट्रीट्स है वो हमेशा के लिए साइलेंट हो जाएगी। स्ट्रीट्स जो है वो साइलेंट हो जाएगी, वो कह रहे हैं क्योंकि जो बलि दी जा रही है वहाँ पर कोई उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ वो पुजारी और वो हैफर दिखाई दे रही है, बच्चा दिखाई दे रही है। एंड नोट अ सोल टू टेल वाई दाउ आर्ट डेसोलेट, और वो कहते हैं कि अब इसके बाद में यहाँ कोई आत्मा नहीं बचेगी, यहाँ कोई प्राणी नहीं बचेगा जो ये बता सके कि यहाँ पर इतना वीराना क्यों है। ठीक है, यहाँ इतना वीरान क्यों हो गया है, ये क्यों गांव जो है क्यों उजड़ गया है, ये कहानी अब कोई बताने नहीं आएगा। कैन एवर रिटर्न, और ना ही अब कोई बताने आएगा, ना तो कोई बता रहा है इसके बारे में और ना ही कोई बताने आएगा। अब ये फिर से उसको एड्रेस करते हैं, आर्न को एड्रेस करते हैं इनकी पिक्चर्स के बाद में, कहते हैं कि ओ एटिक सेफ। अब एटिक होता है देखिए जो पुरानी सेफ हो जाती है, जो पुरानी एंटीक, आपने सुना होगा एंटीक सेफ होती है, तो उसे एंटीक कहा है क्योंकि वो काफ़ी ग्रीक के बारे में बता चुका है और पुरानी उसे लग रही है। वो कहते हैं ओ एटिक सेफ फेयर एटीट्यूड, कि तुम हर चीज़ को फेयर दिखा रहे हो, जो तुम्हारा दृष्टिकोण है वो एकदम फेयर है, सबके लिए फेयर है, तुम जो जैसा है उसको वैसा ही दिखा रहे हो। विद ब्रीड ऑफ मार्बल मैन एंड मेटन ओवर, तुम तुम्हारे ऊपर क्या तुम्हारे ऊपर क्या रचाए गए हैं, तुम्हारे ऊपर बनाए गए हैं मार्बल के मैन और मेडन्स, आदमी और पुरुष, मतलब पुरुष और औरतों की जो है चित्रण तुम्हारे ऊपर किया गया है। विद फॉरेस्ट ब्रांचेस, यहाँ पर जो है जंगली शाखाएं दिखाई गई है। एंड द ट्रोडन वीड, जो जंगली घास है उसको दिखाया गया है। दाउ साइलेंट फॉर्म, कि तुम्हारी साइलेंट कैसी फॉर्म है, तुम्हारी साइलेंट फॉर्म है, तुम बोलते नहीं हो लेकिन कहते बहुत कुछ हो। डोंट डोस्ट टीज अस आउट ऑफ थॉट एज डोथ एटर्निटी, और तुम ऐसे हमें मतलब किस तरह एक तरह का पाठ पढ़ा रहे हो, किसका, एटर्निटी का, नश्वरता का तुम हमें जो है पाठ पढ़ा रहे हो। कोल्ड पेस्ट्रल, तुम्हारे जो एक तरह से पेस्ट्रल होता है गांव, जो तुम्हारे गांव बसेरे हैं वो ठंडे पड़ चुके हैं, वो कैसे हैं, कोल्ड पेस्ट्रल हो चुके हैं। व्हेन ओल्ड एज सेल दिस जनरेशन वेस्ट, अब कहेंगे दाउ सेल्ट रिमेन इन द मिडेस्ट ऑफ ओल्डर, अब कहते हैं कि जब जो ओल्ड जनरेशन है वो नई जनरेशन को वेस्ट कर देगी। देखिए एक तरह से आप देख सकते हैं जैसे कि पुराना ज़माना था, तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि वो जो एक तरह से वातावरण था काफ़ी शुद्ध माना जाता था, लेकिन नए जनरेशन को क्या है, ये कहा जाता है कि वो टेक्निकली तो काफ़ी आगे निकल गई है लेकिन मोरली पीछे रह गई है। तो अब वो कहते हैं कि ओल्ड जनरेशन जो है नई जनरेशन को वेस्ट कर देगी। दाउ शेल्ट रिमेन, और तुम लेकिन तुम बरकरार रहोगे। इन द मिडेस्ट ऑफ अदर व्यू वो देन अवर्स, और तुम हमारे दुखों में रहोगे, ठीक है, तुम हमारे दुखों के बीच में रहोगे। क्योंकि देखिए जब कोई चीज़ नहीं आती है तो वो पिछली पुरानी चीज़ों को ढकती चली जाती है, लेकिन जो आर्न है वो पास्ट को ढकेगा नहीं, वो बताएगा उसके बारे में कि पास्ट में क्या हुआ था, कैसा था। ठीक है, कि इन सब चीज़ों को बताने के लिए तुम हमारे दुख में शामिल रहोगे। दुख क्योंकि वो समय बीत चुका है, ठीक है, वो समय वापस नहीं आ सकता, तो वो जो समय है वो मोरलिटी है उसके जाने का दुख किड्स को है।
अ फ्रेंड टू मैन, तुम क्या हो? एक व्यक्ति के मित्र हो। टू वूम दाउ सेस्ट, जिसको तुम कहते हो। अब क्योंकि जो पेंटिंग है वो आर्ट है वो इतना खूबसूरत है कि वो जो एक प्रोवर्ब होती है सत्यम शिवम सुंदरम, वो किड्स को याद आ रही है। ऐसा ही कुछ लगभग उन्होंने कहा है। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए कई बार टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में, अभी हाल की ये बात करें 2021 में ये आ चुकी है, ठीक है। ये लाइन के आप ध्यान रखिएगा। किड्स ने जो कही है, ब्यूटी इज ट्रूथ, की जो सौंदर्य है वही सत्य है और जो सत्य है वही सौंदर्य है। दैट इज ऑल, यही सच है। ये नो ऑन अर्थ, और ये धरती पर जो पृथ्वीवासी है उनको जानना चाहिए। एंड ये ऑल नीड टू नो, और यही वो चीज़ है जिसको जानने की आवश्यकता है। ये इस तरह से इन्होंने कहा है। देखिए जब नई जनरेशन आएगी तो वो आर्ट को देखकर पिछली जनरेशन का अंदाज़ा लगाएगी कि वो कैसी थी। तो ठीक है कि एक तरह से जब पुरानी जनरेशन नई जनरेशन द्वारा ढक दी जाएगी तो जो आर्ट है वो हमें बताएगा ये पास्ट में कैसा था क्या था। और यही हमें बताएगा कि मतलब जो एक तरह से ब्यूटी है वही सब कुछ है, वही सच्चाई है। जो ब्यूटी है वो सच्चाई है और जो सच्चाई है वो खूबसूरत है। क्योंकि जो पेंटिंग है वो बहुत ज़्यादा प्यारी है, जो आर्ट है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। अब किड्स उसमें खो चुके हैं। अब इस ये जो हमारी ओड है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर ये मेरा डिस्कशन आपको पसंद आया है तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अल्टी ग्रेड टीजीटी पीजीटी की जो हमारी तैयारी चल रही है वो आपकी हर वीडियो मेरी आप तक पहुँच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।